वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.6 यूनिट कन्वर्जन्स। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद जो फिगर इट आउट है वो भी डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी चीज़ हमने पहले भी नोटिस की है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अक्सर हमको यूनिट को कन्वर्ट करना होता है एक सिस्टम से दूसरे में। जैसे केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम से केजी, किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, तो यूनिट का कन्वर्जन करना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन दी हैं आपके रेफरेंस के लिए। बेसिकली ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना होगा। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेंथ की बात कर लें तो 1 मीटर इक्वल होता है 3.281 फीट के। एरिया की बात कर लें तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल होता है 10.764 स्क्वायर फीट के। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसी लेंथ वाले को हम स्क्वायर कर दें तो 1 मीटर का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये राइट साइड वाली क्वांटिटी का भी स्क्वायर करना होगा। तो ये जो नंबर वाला पार्ट है 3.281, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू आएगी। फिर फिट का स्क्वायर फिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये याद हो गया, मतलब वैसे तो इसको भी याद करना है, लेकिन अगर आपको 1 मीटर इक्वल 3.281 फीट ही याद है तो वहाँ से 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट आपको 3.281 का स्क्वायर करना होगा। 1 एकड़ इक्वल होता है 43,560 स्क्वायर फीट के। 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर मीटर्स के। 1 हेक्टेयर होता है 2.471 एकड़्स के। ये जस्ट वैल्यूज़ हैं, आपको याद रखना, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। फिर वॉल्यूम की बात कर ले तो 1 मिलीलीटर, जिसको शॉर्ट में हम ml लिखते हैं, वो इक्वल होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, जिसको शॉर्ट में हम सीसी लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखना। अब मान लो लिखा है 5 सीसी, आप समझ ही नहीं पा रहे हो सीसी क्या है, दवा वाली सीसी है कि क्या है। तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी चीज़ तो आप जानते ही हो कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, और ये ऊपर हमने देखा कि 1 मिलीलीटर इक्वल है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, तो 1000 मिलीलीटर कितना होगा, 1000 सीसी के बराबर होगा। अब अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर का जो कन्वर्जन है बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज़ करना कि फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 9/5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस प्लस 32 के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो इसी रिलेशन में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे, फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगी। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या दी है 30 प्लस 32, 5 1 5, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 86 आ जाएगा। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी 86। अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका रिलेशन होता है सेल्सियस इक्वल 5/9 मल्टीप्लाई बाई फ़ारेनहाइट माइनस 32। लेकिन इसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी रिलेशन से हमारा निकल जाएगा। यहाँ देख सकते हो प्लस का 32 है, अगर इसको हम इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस। अब ये 5 देख सकते हो डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड में, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह 9 देख सकते हो न्यूमरेटर में है, ये डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जो डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल हो जाएगा 5 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया, यानी इन्वर्स हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 के। वही रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए पेज नंबर 176 पे जो फिगर इट आउट है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनग 600 ml ऑरेंज जूस को 900 ml एप्पल जूस के साथ मिक्स करके एक फ्रूट ड्रिंक बनाता है। राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस का रेशियो लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस क्या हो जाएगा, ऑरेंज जूस है 600 ml इज टू एप्पल जूस है 900 ml। जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में। अब ये जो 600 और 900 है, इसमें आप देख सकते हो ये 2 0 और ये 2 0 चला जाएगा, मतलब 100 से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें बचेगा 6 और 9, 3 2 6, 3 3 9। सिंपलेस्ट फॉर्म इज, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 बसेस फॉर द स्कूल ट्रिप। पिछले साल स्कूल ट्रिप के लिए 3 बस को हायर किया गया था।
वी हैड अ टोटल ऑफ, उस टाइम हमारे पास 162 स्टूडेंट्स और टीचर्स थे जो उस ट्रिप पे गए थे, और सारी ही जो बसेस थी, मतलब तीनों जो बस थी वो फुल थी। दिस ईयर, अब इस साल कहानी क्या है, 204 स्टूडेंट्स और टीचर हैं, मतलब स्टूडेंट और टीचर मिला लें तो टोटल 204 लोग हैं जिनको ट्रिप पे जाना है। हाउ मेनी बसेस विल वी नीड, कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है, विल ऑल द बसेस बी फुल, क्या सारी ही जो बसेस हैं वो फुल होंगी। अब यहाँ पर हमको दो क्वांटिटीज़ दी है, एक तो नंबर ऑफ बसेस, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, और दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन में स्टूडेंट्स और टीचर का नंबर है 162 और दूसरे में है 204। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करना होता है, दोनों ही रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अननोन क्वांटिटी वहाँ से हमको मिल जाती है। उसके लिए ये आपको पेज नंबर 168 में मैंने एक्सप्लेन किया था, और इस पर क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर ऐसे हमारा रेशियो बनता है A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू C:D, और D वाली क्वांटिटी हमको नहीं पता, तो D को निकालने का ये रिलेशन होता है। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो लास्ट वाली क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकलती है, सेकंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट वाले से डिवाइड, यानी B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, A से डिवाइड कर देंगे, तो D की वैल्यू हमको मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ की बात कर रहा है। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, विल ऑल द बसेस बी फुल, क्या सारी ही बसेस फुल होंगी। अब बस फुल है कि नहीं, उसके लिए तो हमको बस की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए कि भाई बस पे कितनी सीट है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं वो तो सीट पे बैठेंगे ना। जैसे मान लो एक बस आपने की और 10 लोग हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं इस बस में 10 लोग हैं, लेकिन अगर हमको ये बताना है कि क्या ये बस फुल है कि नहीं, तो हमको ये पता करना होगा कि यार बस में कितनी सीट है। अगर बस में मान लो 50 सीट है और 10 लोग बैठे, मतलब बस फुल नहीं है। तो जितने लोग बस के अंदर बैठे हैं और बस की कैपेसिटी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है कि भाई बस में मान लो 50 सीट है और 50 लोग ही बस में बैठे हैं, तो हम कहेंगे बस फुल है। लेकिन अगर सीट 50 है और लोग मान लो 40 हैं, तो हम कहेंगे बस फुल नहीं है। मतलब यहाँ पर हमको बस की कैपेसिटी भी निकालना होगा कि एक बस में कितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का आपको बता रहा है कि सारी ही बसेस फुल थी, मतलब जितनी सीट थी सब भर गई थी, और 3 बस गई थी, 162 स्टूडेंट थे, तो एक बस में कितने स्टूडेंट थे वो हमको पता चल जाएगा। क्योंकि बस भर गई थी तो जितने भी एक बस में स्टूडेंट होंगे वही उस बस की कैपेसिटी होगी कि भाई इतने लोग बैठ सकते हैं, बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बस की कैपेसिटी निकालेंगे। क्वेश्चंस के सलूशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है ना कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप सोच पाओगे। अदरवाइज जस्ट मैं सलूशन बता दूँ कि हाँ यहाँ पर ऐसे करेंगे, अगले क्वेश्चन में आप सोच नहीं पाओगे। तो एक टीचर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये भी बताए कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो आप लिख देना कैपेसिटी ऑफ वन बस। कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर का आपको दिया है कि 162 स्टूडेंट्स हैं और 3 बस थी, तो एक बस के लिए 162 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 54, यानी एक बस पे 54 लोग आएंगे। तो 3 बस थी तो 54 मल्टीप्लाई बाय 3, 162 आ गया। अब सेकेंड सिचुएशन, यानी इस साल की जो ट्रिप है उसमें कितनी बस रिक्वायर होगी वो हमको नहीं दिया, बेसिकली वही तो फाइंड आउट करना है। तो जो अननोन है उसको हम x मान लेते हैं। लेट देयर बी x नंबर ऑफ बसेस फॉर 204 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नाउ तो अब हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन क्या बनेगा। कई सारे क्वेश्चन में ये चीज़ हम कर चुके हैं कि दो सिचुएशन है, दो रेशियोज बनेंगे। जो क्वांटिटी हमको गिवन है उसको हम पहले लिखते हैं। दोनों ही केस में देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर दिया हुआ है, एक केस में 162, दूसरे में 204। अगर नंबर ऑफ बस की बात कर लें तो लास्ट ईयर का हमको पता है कि 3 बस गई थी। इस साल कितनी बस जाएगी हमको निकालना है, उसी को हमने x माना है। तो हम रेशियो बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इज टू बस का। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट और टीचर है 162 इज टू नंबर ऑफ बस कितनी है 3। ये प्रोपोर्शनल होगा, इस ईयर कितने स्टूडेंट और टीचर हैं 204 इज टू इस ईयर कितनी बस रिक्वायर होगी, इसको हमने x माना है तो x लिख देंगे। अभी जो मैंने आपको रिलेशन दिखाया था कि लास्ट वाली क्वांटिटी अननोन है, अगर हमको चाहिए तो सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। सो x क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 204 डिवाइडेड बाई 162। अब इसको काट पीट के थोड़ा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 34/9। 34 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये फर्दर अब छोटा नहीं हो पाएगा। तो 34 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब जैसे थोड़ा सा मैं आपको डिवाइड करके दिखाई देता हूँ, 9 3 ज़ा 27, तो ये 7 रिमाइंडर बच जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9 7 ज़ा 63, अगेन 7 बच जाएगा और ये से चलता चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 3.7। ये जो 3.7 है वो x की वैल्यू है, और x क्या है
नंबर ऑफ बसेज, भाई बस का जो नंबर है कि कितनी बस है, वो कोई डेसिमल थोड़ी ना हो सकता है। भाई एक बस ले जाओगे या 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करेंगे ना। ये 0.7 बस क्या होता है, मतलब बस या तो पूरी आएगी या तो नहीं होगी, आधी अधूरी बस तो होगी नहीं कि भाई 3 बस हमको पूरी दे दो और 0.7 बस यानी थोड़ा सा बस काट के एक छोटा करके हमको दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी नंबर ऑफ बसेस जो रिक्वायर होंगी या तो वो 3 होगी या 4 होगी। तो क्या लें, अब यहाँ पर 3.7 आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ बसेस 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 से ज़्यादा मतलब 4 ले लो। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 लेने में फिर सीट कम पड़ जाएगी। अगर आप 3 बस लेते हो और एक बस में आप देख सकते हो अभी हम कैपेसिटी निकाले हैं 54, और 3 बस तो लास्ट ईयर भी यूज़ हो रही थी तो 162 आ रहा था। इस बार 204 लोग हैं, 3 बस करोगे तो 162 ही सीट रहेगी, तो मतलब सीट कम पड़ जाएगी ना। तो क्या करेंगे, एक बस और बढ़ा लेंगे। तो 34/9 आने के बाद मतलब 34 को 9 से डिवाइड करना है, तो जब मन में आप करोगे 9 3 27, तो 27 आ रहा है, थोड़ा सा बच जा रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा बस रिक्वायर होगी। तो 3 से ज़्यादा क्या है, 4 ले लो। भाई 5 लोगों तो फिर आखिरी वाली बस तो पूरी खाली रह जाएगी। वी नीड 4 बसेस, तो हमको 4 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 3 बस अगर करेंगे तो सारे स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे, तो 4 हमको करना होगा। अब ये बताओ कि क्या सारी ही बसेस फुल होंगी, तो हम ये देख लेंगे कि 4 बसेस के अंदर टोटल कितनी सीट होगी। नंबर ऑफ सीट्स इन 4 बसेस इक्वल हो जाएगा, एक बस में 54 सीट, तो 4 बस में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 216। तो 4 बसेस में टोटल 216 सीट्स होंगी, लेकिन हमारे पास 204 ही स्टूडेंट और टीचर हैं, मतलब कुछ सीट खाली रह जाएगी। तो मतलब सारी जो बसेस है वो फुल नहीं होंगी। तो आप ऐसे लिख देना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर कितने हैं, वो हमारे पास 204 है, टोटल सीट्स हमारे पास 216 है। सो ऑल बसेस विल नॉट बी फुल, तो सारी ही बसेस फुल नहीं होंगी, मतलब 12 सीट्स खाली रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर and the area of Mumbai is 550 square kilometer. The population of Delhi is approximately 30 million and that of Mumbai is 20 million people. तो दिल्ली और मुंबई का आपको एरिया दिया हुआ है, यानी ये शहर कितने बड़े हैं उसका पूरा एरिया आपको दिया है और इनकी पॉपुलेशन भी दी है। विच सिटी इज़ मोर क्राउडेड, आपसे ही पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। वाई डू यू से सो, अब जहाँ कभी आप बता रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, ये जगह ज़्यादा क्राउडेड है, तो क्यों है, रीज़न भी आपको बताना है। अब इसका आंसर कैसे देंगे, क्या सिर्फ पॉपुलेशन से आइडिया लग जाएगा कि भाई जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी, मतलब वो सिटी ज़्यादा क्राउडेड होगा, क्या ऐसा है। तो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रूम है और इसमें 4 लोग हैं, 1 2 3 4। एक और रूम है जो कि काफ़ी बड़ा है और इसमें 6 लोग हैं। अब आप बताओ कौन सा रूम ज़्यादा क्राउडेड है, कहाँ पर लोग ज़्यादा ठुसे हुए हैं। तो वैसे तो यहाँ 4 लोग हैं, लेकिन देख सकते हो करीब करीब है क्योंकि रूम छोटा सा है। यहाँ पर 6 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, लेकिन क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है तो लोग फैले फैले हैं, यानी यहाँ पर भीड़ कम है, काफ़ी जगह है लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा ठुसे हुए नहीं है। तो क्या बात समझ में आई, सिर्फ पॉपुलेशन से आइडिया नहीं लगेगा। तो क्या करें, अगर हम दोनों के रूम के साइज़ को सेम कर लें, जैसे इस बड़े वाले रूम को हम छोटा कर लें या एक और रूम हम ले लें जो इस छोटे वाले रूम के बराबर हो और 6 लोग को इसके अंदर भर दें हम कि इसके अंदर घुस जाओ, तो अब देख सकते हो ये वाला जो रूम है वो ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि दोनों रूम का साइज़ अब सेम हो गया। अब इसमें लोग ज़्यादा हैं, तो जिस रूम में ज़्यादा लोग होंगे वो ज़्यादा क्राउडेड होगा। अब क्योंकि आप देख सकते हो दिल्ली और मुंबई का जो एरिया है वो अलग दिया है, तो अगर हम ऐसा कर लें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी पॉपुलेशन होगी उसका वैल्यू निकाल लें, तो कंपेयर कर सकते हैं कि दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मुंबई में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उस केस में जो एरिया है, जो स्पेस है वो सेम हो जाएगी ना। अब इसको निकालने के लिए हम पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे समझो कि अगर 5 यूनिट एरिया में 10 लोग रहते हैं तो 1 यूनिट एरिया में कितने लोग रहेंगे, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे मतलब 2 लोग। तो 5 यूनिट एरिया में 10 लोग मतलब 1 यूनिट एरिया में 2 लोग रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दिया। तो आप ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन दिल्ली। तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो है 30 मिलियन, तो 30 हो गया, मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉपुलेशन हो गया डिवाइडेड बाई एरिया। दिल्ली के एरिया क्या है 1484। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 20215.6 और ऐसे डेसिमल में थोड़ा कुछ आगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो लोग तो पूरे पूरे होंगे ना भाई, एक आदमी होगा या 2 होगा, 1.5 नहीं हो सकता ना कि एक और आधा आदमी कहीं से आएगा क्या। तो जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसमें आप देख लो क्या उसमें डेसिमल में वैल्यू आ सकती है। भाई लोग तो पूरे पूरे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है वो आपको हटाना होगा। तो इसको राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करना आपने सीखा है।
क्या देख सकते हो 5 से ज़्यादा है ना, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा और इसको हटा दो, तो बेसिकली 20216 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट हमने हटा दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन मुंबई, तो मुंबई की पॉपुलेशन है 20 मिलियन, तो 20 और मिलियन का 6 जीरोज़ हमने ऐसे लगा दिया। मुंबई का जो एरिया है वो 550 स्क्वायर किलोमीटर है, डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी 36364। तो अब हमने नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, देख सकते हो दोनों का एरिया हमने सेम कर दिया। तो अब जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वो ज़्यादा क्राउडेड होगा, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, देख सकते हो ये 36,364 जो कि मुंबई का है। तो ऐसे लिख देना, सिंस नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन मुंबई इज मोर देन इन दिल्ली, सो मुंबई इज मोर क्राउडेड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जिसको मैंने आपको पेज नंबर 174 पे एक्सप्लेन किया था। लास्ट वाली फिगर इट आउट में भी हमने कई सारे क्वेश्चन इस पे किए थे कि अगर कोई क्वांटिटी हमको x दे दी गई हो और उसको डिवाइड किया जा रहा हो m/n के रेशियो में, मतलब बेसिकली इसमें दो सिचुएशन बनती है। अगर हमसे कह दिया जाए कि कोई दो चीज़ है, जैसे मान लो कोई a और b, ये दो चीज़ें हैं, इसको m/n के रेशियो में हम मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने पे हमको कोई क्वांटिटी मिल रही है जिसको हम x मान लेते हैं, यानी a और b को m/n के रेशियो में लेके अगर हम मिक्स करें तो हमको जो चीज़ मिलेगी यानी जो मिक्सचर है वो x क्वांटिटी का है। अगर ऐसी सिचुएशन दी हो या फिर अगर आपसे ऐसे कह दिया हो कि कोई क्वांटिटी है x, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके दो पार्ट कर रहे हैं m/n के रेशियो में, तो उन दोनों पार्ट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसका रिलेशन ये होता है कि जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की अगर वैल्यू निकालनी है तो रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है, m है ना, तो m मल्टीप्लाई होगा टोटल जो क्वांटिटी हमको दी है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज x। ये x डिवाइड होगा रेशियो के दोनों टर्म के सम से। रेशियो यहाँ पर m/n दिया है, तो m और n के सम से इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे हमको पार्ट 1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर पार्ट 2 की वैल्यू की बात कर लें तो रेशियो का दूसरा टर्म क्या है, n है, तो यहाँ पर ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा जो टोटल क्वांटिटी हमको x दी है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपॉन रेशियो के दोनों टर्म के सम से, तो इससे हमको पार्ट 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर दो क्वांटिटी को m/n के रेशियो में लेके एक मिक्सचर बनाएं और वो मिक्सचर x क्वांटिटी का है या फिर कोई चीज़ है वो x क्वांटिटी में, अभी क्वांटिटी वॉल्यूम हो सकता है, kg हो सकता है, ये जैसे मान लो कोई 50 kg की चीज़ है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं m/n के रेशियो में, तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों पार्ट की जो वैल्यू है वो इस रिलेशन का यूज़ करके निकाल आएगी। हमने इस पर कई सारे क्वेश्चन किए हैं, ये रिलेशन कैसे आया इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक्चुअली कुछ लोग डायरेक्ट फिगर इट आउट की वीडियो देखते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। इसी रिलेशन को हम अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्रेन की बात कर रहा है, जो एक तरह की बर्ड है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, इसकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है और इसकी नेक और जो रेस्ट ऑफ बॉडी है वो 4:6 के रेशियो में है। फॉर योर हाइट, अब आपकी हाइट के लिए अगर आपकी जो नेक है और रेस्ट ऑफ बॉडी वो भी इसी रेशियो में है, मतलब आपकी जो नेक और रेस्ट ऑफ बॉडी वो भी 4:6 के रेशियो में है, हाउ टॉल वुड योर नेक बी, तो आपकी जो नेक है वो कितनी लंबी होगी। तो ये इस इमेज में आप देख सकते हो, अगर क्रेन की तरह आपकी भी नेक लंबी हो जाए तो आपके नेक कितना टॉल होगा ये आपको बताना है। तो मतलब आपकी जो टोटल हाइट है हेड टू टो, इसको दो पार्ट में करके हम देख रहे हैं। एक तो ये नेक वाला पार्ट, दूसरा बाकी और जो पार्ट है बॉडी का, जैसे ये हेड वाला हो गया और यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला यानी रेस्ट ऑफ बॉडी का पार्ट। तो यहाँ भी देख रहे हो वही काम हो रहा है कि टोटल हाइट को दो पार्ट में ब्रेक करके हम देख रहे हैं, एक नेक कितनी टॉल है और दूसरा बाकी का जो बॉडी है वो कितना टॉल है। अब सबसे पहले आप लिख देना माई हाइट, आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। मैं जस्ट एक वैल्यू लेके सॉल्व करा देता हूँ। जैसे मान लो आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो इस 150 सेंटीमीटर को दो पार्ट में हम ब्रेक करके देखेंगे, एक तो नेक वाला पार्ट और दूसरा रेस्ट ऑफ बॉडी वाला पार्ट। ये किस रेशियो में वो हमको दे दिया 4:6। तो अभी जो हमने ये वाला रिलेशन देखा था उसी का यूज़ करेंगे कि जो क्वांटिटी हमको दी है टोटल दैट इज़ 150, इसको डिवाइड करना होगा रेशियो के दोनों टर्म के सम से। तो एक टर्म है 4, दूसरा है 6, इसके सम से डिवाइड करेंगे। अब जिस पार्ट की वैल्यू हमको चाहिए रेशियो के वही वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमको रेशियो दिया है वो नेक टू रेस्ट ऑफ बॉडी का है, मतलब नेक की बात पहले कर रहा है, तो रेशियो में पहला टर्म कौन सा है 4 है ना, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख देना नेक हाइट, नेक की हाइट क्या होगी, तो रेशियो में नेक वाला टर्म कौन सा है, फर्स्ट वाला है ना, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई आपकी जो हाइट है दैट इज़ 150
इसी को दो पार्ट में हम करके देख रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 150 हो गई, डिवाइडेड बाई रेशियो के दोनों टर्म का सम, दैट इज 4 + 6, तो ये हो जाएगा 4 × 150/10। 150 को 10 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, 15 4 × 60 होता है, तो आपकी नेक की हाइट आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। चलिए एक बहुत ही प्राचीन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एट दैट टाइम वेट्स वर मेजर्ड इन पलास। अब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम वेट को जो मेज़र किया जाता था उसकी यूनिट थी पलास। जैसे आज वेट हम केजी, ग्राम्स इसमें मेज़र करते हैं, मतलब कॉमन लैंग्वेज में, उसी तरह से उस टाइम वेट को जो मेज़र किया जाता था उसकी यूनिट थी पलास। ऐसे भैया 2 पलास आलू दे दो हमको, तो इस तरह से कुछ रहता था। एंड निस्कास वॉज अ यूनिट ऑफ मनी, और उस टाइम मनी की जो यूनिट थी वो थी निस्कास। जैसे आज मनी की यूनिट रुपीस, पैसा, डॉलर वगैरह है, उसी तरह से उस टाइम मनी की क्या यूनिट थी? निस्कास। इफ 2.5 पलास ऑफ सैफरॉन कॉस्ट 3/7 निस्कास, अगर 2.5 पलास सैफरॉन की जो कॉस्ट है वो 3/7 निस्कास है। ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। तो अब जल्दी से ये बता दो कि 9 निस्कास से कितनी क्वांटिटी सैफरॉन की बाई की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वांटिटी हमको दी है, एक तो सैफरॉन का वेट जिसकी यूनिट है पलास, और दूसरा जो कॉस्ट आ रही यानी मनी जिसकी यूनिट है निस्कास। और 2 सिचुएशन भी है। एक सिचुएशन में सैफरॉन का जो वेट है वो है 2.5 पलास, और जो कॉस्ट है यानी जो मनी है वो है 3/7 निस्कास। दूसरी सिचुएशन में हमको मनी दे दिया है, मतलब 9 निस्कास। सैफरॉन की क्वांटिटी यानी उसका जो वेट है वो हमको बताना है। तो 2 सिचुएशन है, 2 रेशियोज बनेंगे, वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी कंडीशन दी हो कि अगर इतने में इतना है तो बताओ उतने में कितना होगा, तो वहां पर 2 रेशियोज बनेंगे जो कि प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ भी 2 क्वांटिटी है, 2 सिचुएशन है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके हैं, उनको प्रोपोर्शनल शो कर दो और फिर सॉल्व कर लो। तो 3 क्वांटिटी हमको दी है, 1 क्वांटिटी हमको नहीं दी है। तो पेज नंबर 168 पे जो हमने रिलेशन देखा था उसी का यूज़ करेंगे कि लास्ट वाली क्वांटिटी अगर डी हमको नहीं दी है तो सेकंड और थर्ड वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो डी की वैल्यू कैसे मिलेगी? बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से डिवाइड करने से। तो चलिए यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब देख सकते हो दोनों केस में मनी हमको दिया हुआ है, तो जो गिवन क्वांटिटी होती है दोनों सिचुएशन में उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि जो अननोन है जिसको फाइंड करना उसको हमको लास्ट में भेजना है, तो उसको हम सेकेंड टर्म मानेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मनी टू वेट का जो रेशियो है वो क्या होगा? तो पहली सिचुएशन में मनी दिया है 3/7 निस्कास, इस टू सैफरॉन का जो वेट दिया है वो है 2.5। अब देख सकते हो फ्रैक्शन है और दूसरा वाला टर्म तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, डिनोमिनेटर होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर न्यूमिनेटर से ऐड हो जाएगा। तो ये 3/7 तो वैसे ही रहेगा, 2 2 = 4 + 1 आ जाएगा 5/2। अब डिनोमिनेटर में जो 7 और 2 है उसको हम हटा देते हैं। तो 7 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों साइड 7 मल्टीप्लाई कर दें। 2 को हटाने के लिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा 7 2 = 14 से एक बार मल्टीप्लाई कर दें, एक बार में काम हो जाएगा। तो दोनों साइड जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 को जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 3 2 = 6, ये आ जाएगा 6। इसी तरह से 5/2 को भी आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 = 2, 2 7 = 14, 5 7 = 35 आ जाएगा ये। तो रेशियो हमारा बन गया 6:35। अब दूसरे केस में भी हम रेशियो बनाएंगे और ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो ऐसे लिख देना, नाउ जो 6:35 है वो प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे केस में मनी क्या दिया हुआ है हमको? 9 निस्कास, इस टू सैफरॉन का अमाउंट यानी जो वेट है वो हमको बताना है। अभी हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। अब इसी x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर x क्या है ये भी आप बता दो, क्या ऐसे ब्रैकेट में या नीचे लिख के बता सकते हो, वेयर x इज क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन दैट कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। x सैफरॉन की वो क्वांटिटी है जिसको हम 9 निस्कास से बाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हाँ राइटिंग अच्छी नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना वो पेन टैबलेट का यूज़ करके लिख रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा तो एक प्लास्टिक से सरफेस है, तो प्लास्टिक की पेन का यूज़ करके प्लास्टिक के सरफेस पे लिख रहा हूँ, तो वो उतने अच्छे से नहीं लिख पाता। पेपर पे लिखने की बात अलग होती है, लेकिन प्लास्टिक पे लिखना ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि राइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं जो लिख रहा हूँ उसको पढ़ के बोलता भी हूँ, तो सुन के अंडरस्टैंड कर लिया करो। हाँ, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 = 6, 3 3 = 9। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लोगे तो 52.5 आ जाएगा। तो
तो यहाँ से आ जाएगा 52.5। ये x की वैल्यू है और x क्वांटिटी है, क्वांटिटी की यूनिट हमको क्या दी है, पलास, तो यूनिट लगा देना। अब चाहो तो एक लाइन और लिख दो, थोड़ा आंसर और अच्छा दिखने लगेगा। Hence 52.5 पलास ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हरमैन इज अ 1 year old गर्ल, हर एल्डर ब्रदर इज 5 years old. What will be Herman's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? हरमैन की एज है 1 year, उसके भाई की एज है 5 years। आपको ये बताना है कि हरमैन की एज क्या होगी जब उसकी एज और उसके भाई की जो एज है उसका रेशियो होगा 1:2। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या पड़ेगा, देखो हरमैन की एज और उसके ब्रदर की जो एज है उसके अभी की रेशियो की बात कर ले, तो हरमैन की अभी की एज है 1 यानी 1 years और उसके भाई की एज है 5, तो अभी रेशियो है 1:5। आप मेरे को ये बताओ कि 1 year बाद, 1 साल बाद क्या होगा, हरमैन की एज कितनी हो जाएगी, अभी 1 है, 1 साल बाद 1 और ऐड कर दो यानी 2 years हो जाएगी। उसके भाई की एज क्या हो जाएगी, अभी वो 5 years का है, 1 साल के बाद यानी 1 और ऐड कर दो तो उसकी एज हो जाएगी 6 years, तो रेशियो बन जाएगा 2:6। 2 साल बाद क्या होगा, अभी हरमैन की एज है 1, 2 साल बाद मतलब 2 इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगी 3 years। is2 उसके भाई की अभी एज है 5 years, 2 साल बाद क्या होगा, 2 ऐड कर दो तो हो जाएगी 7, तो रेशियो बन जाएगा 3:7। यहाँ आप देख सकते हो पहले रेशियो था 1:5, 1 साल बाद हो गया 2:6, 2 साल बाद हो गया 3:7, यानी रेशियो चेंज हो रहा है जैसे जैसे ईयर बीत रहा है। और उस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 साल के बाद का पूछ रहा है तो हम 1 ऐड कर दे रहे हैं अभी की एज में, 2 साल के बाद का पूछ रहा है तो हम 2 ऐड कर दे रहे हैं अभी की एज में। तो पहले हम ये पता कर लें कि कितने ईयर के बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा, तो वहाँ से हम हरमैन की जो एज है वो निकाल लेंगे। तो अभी हमको ये नहीं पता कि कितने साल बाद ये रेशियो होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अभी जैसे उनकी एज 1 और 5 है तो किसी x ईयर बाद क्या हो जाएगी, 1 + x हो जाएगी हरमैन की, और उसके ब्रदर कितनी हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी। तो उस टाइम जो रेशियो होगा इसका वो इक्वल होगा किसके, 1:2 के। तो 2 रेशियो दिए हैं, दोनों इक्वल हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको करना क्या है। तो पहले आप लिख देना करेंट एज ऑफ हरमैन इज 1, यहाँ पर ईयर भी लगा देना, 1 year एंड हर ब्रदर इज 5 years। लेट आफ्टर x years, x साल के बाद जो रेशियो होगा हरमैन की एज और उसके ब्रदर की, वो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 1:2। तो x ईयर के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, यानी नया रेशियो क्या बनेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अभी हरमैन की जो एज है वो 1 है, x ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 1 + x। अभी उसके ब्रदर की एज है 5 years, x ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 5 + x। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:2। अभी जो रेशियो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो पहला टर्म है 1 + x और दूसरा टर्म है 5 + x, तो ये फ्रैक्शन बन गया, ये इक्वल होगा। दूसरा रेशियो 1:2, तो 1 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में। अब ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड में है, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x से। इसी तरह से ये जो 5 + x है इस पूरे को उठा के अगर हम राइट साइड भेज दें तो अभी ये डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब ये 5 + x रहेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 2 1 = 2, तो ये 2x हो जाएगा इक्वल 5 + x। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, नंबर वाले को एक तरफ, तो ये जो x है उसको दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, उधर से x आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर दूसरे साइड जो 5 था वो तो ऐसे ही रहेगा, इधर लेफ्ट में जो 2 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2x - x होता है x, 5 - 2 होता है 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी 3 साल के बाद उनकी जो एज है उसका रेशियो हो जाएगा 1:2। वैल्यू पुट करके आप चेक भी कर सकते हो कि भाई अभी 1 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 + 3 is 2। ब्रदर की एज है अभी 5, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 ऐड कर देंगे तो 1 + 3 होता है 4, 5 + 3 होता है 8, दोनों को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, आ गया ना। तो क्या ये आंसर आ गया हमारा? नहीं, ये आंसर नहीं है, हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी। जब भी आप सॉल्व कर लो और आपको लगे कि हाँ आंसर आ गया, तो एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लिया करो कि क्या जो पूछ रहा है वो हमने निकाल लिया कि नहीं। x की वैल्यू हमने निकाली है, मतलब कितने साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा कितने साल बाद ये रेशियो होगा, हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द हरमैन्स एज, हरमैन की एज क्या होगी जब उसकी और उसके भाई की जो एज का रेशियो है वो 1:2 होगा। तो 3 साल बाद ऐसा होगा, तो अभी एज उसकी 1 ईयर है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 + 3 दैट इज 4। तो ऐसे लिख देना, हैंस आफ्टर 3 years हरमैन्स एज विल बी, अभी है 1, 3 साल बाद 1 + 3 दैट इज 4 years हो जाएगी। तो अब आया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन रेशियो 37:2। गोल्ड और वाटर के इक्वल वॉल्यूम्स के मास का रेशियो आपको दिया है। मतलब गोल्ड और वाटर अगर इक्वल वॉल्यूम से हम लें और उनके मास को कंपेयर करें तो उसका रेशियो आपको दिया है। अभी चीज़ आप जानते होंगे कि वॉल्यूम इक्वल होने से मास इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 बैलून लिया एकदम इक्वल साइज का, एक बैलून में आपने एयर फिल कर दी और दूसरे बैलून में वाटर फिल कर दिया। मतलब जितना वॉल्यूम आपने एक में एयर फिल की थी उतना ही वॉल्यूम आपने दूसरे में वाटर फिल कर दिया। अब इसका अगर आप वेट मेजर करोगे तो क्या दोनों का वेट बराबर आएगा? भाई जिसमें एयर भरे हो वो हल्का होगा, जिसमें पानी भरे वो भारी होगा। तो वही चीज़ इक्वल वॉल्यूम है गोल्ड और वाटर का जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके मास का रेशियो आपको दिया है 37:2। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड? तो आप ये बताओ कि अगर 1 लीटर वाटर का जो मास है वो है 1 kg, तो 1 लीटर गोल्ड का मास क्या होगा? अब देखो यहाँ भी आपको वॉल्यूम सेम दे दिया है, तो अगर गोल्ड और वाटर का वॉल्यूम आप सेम रख रहे हो तो उनके मास का रेशियो क्या होगा? 37:2। तो जब तक आप वॉल्यूम सेम रखोगे मास का जो रेशियोज आएंगे वो प्रपोर्शन में होंगे। मतलब यहाँ पर 2 रेशियो हमारे पास बनेगा और दोनों रेशियोज कैसे होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। तो सबसे पहले आप लिख देना गिवन 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल 1 kg ऑफ मास। ये हमको दिया है कि 1 लीटर वाटर इक्वल है 1 kg ऑफ मास के। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर गोल्ड का मास क्या होगा। अभी हमको नहीं पता ना, तो उसको x मान लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप लिख देना 1 लीटर ऑफ गोल्ड इक्वल x kg ऑफ इट्स मास। इसी x की वैल्यू हमको निकालनी। गिवन द रेशियो ऑफ मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड टू वाटर इज 37:2। अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो गोल्ड और वाटर का तो उनके मास का जो रेशियो है वो आपको दिया है 37:2। तो जो सेकेंड रेशियो हम बना रहे हैं वहाँ भी वॉल्यूम इक्वल है। 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, 1 लीटर गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही 1 लीटर है, मतलब वॉल्यूम सेम है। तो इनका जो रेशियो बनेगा, मतलब गोल्ड टू वाटर का अगर हम बनाएं तो गोल्ड हमारा क्या है? x है, इज टू वाटर क्या है? 1 kg यानी 1। तो ये रेशियो बनेगा और ये रेशियो दोनों प्रपोर्शनल होंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल वॉल्यूम के हैं, तो सेम इफेक्ट हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये प्रपोर्शन में होंगे। अब 3 क्वांटिटी आपको दी है, एक अननोन है यानी x हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो रेशियो हमको दिया है वो क्या है? 37:2। ये प्रोपोर्शनल होगा दूसरे रेशियो जो हम बनाएंगे 1 लीटर वाटर और गोल्ड के लिए, वो क्या होगा? अब देखो यहाँ पर रेशियो गोल्ड टू वाटर का दिया है ना, तो दूसरे वाले रेशियो में सबसे पहले हम गोल्ड लिखेंगे, तो गोल्ड x kg है तो यहाँ आ जाएगा x इज टू वाटर का मास कितना है? 1 kg, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब अगर लास्ट वाली क्वांटिटी अननोन होती है तो उसका रिलेशन हम जानते हैं, सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो अननोन क्वांटिटी यानी जो x है वो थर्ड वाली क्वांटिटी है, तब क्या करें? कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको गोल्ड टू वाटर का रेशियो दिया ना 37:2, वाटर इज टू गोल्ड का क्या हो जाएगा? 2:37, इन्वर्स कर दिया हमने। तो फिर दूसरा वाले रेशियो को भी हम पलट सकते हैं, x:1 की जगह 1:x कर लेंगे। तो अब देखो लास्ट वाली क्वांटिटी अननोन है, 37 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब दोनों रेशियोज की जो टर्म है उसको हम फ्लिप कर दें तो उससे आंसर चेंज नहीं होगा। तो हम इसको 2:37 इज प्रपोर्शनल टू 1:x ऐसा लिख सकते हैं और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लो कि ये जो 37:2 है इसको हम 37/2 लिख सकते हैं और दूसरा रेशियो x:1 इसको हम x/1 लिख सकते हैं। अभी चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो अगर नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों वैल्यू इक्वल होगी। मतलब 37 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 37/2 विच इज़ 18/5। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 37 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18.5 kg। तो अगर 1 लीटर गोल्ड हम लें तो उसका मास कितना होगा? 18.5 kg होगा। तो फाइनल लाइन आप ऐसे लिख देना, हेंस मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड इज 18.5 kg।
अब यहाँ पर आंसर हमने कैसे निकाला, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमको दिया है कि गोल्ड और वाटर का वॉल्यूम अगर आप इक्वल ले रहे हो तो उनके मास का रेशियो होगा 37:2। अब एक कंडीशन हमको दे दी कि 1 लीटर वाटर का जो मास है वो होता है 1 kg, तो 1 लीटर गोल्ड का मास क्या होगा। तो यहाँ भी देख सकते हो वाटर और गोल्ड दोनों 1 लीटर की बात कर रहा है ना, मतलब 1 लीटर वाटर और गोल्ड का अगर आप रेशियो बनाओगे तो भी 37:2 के ही प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल वॉल्यूम की ही बात कर रहा है। तो एक रेशियो है 37:2, दूसरा रेशियो क्या बनेगा, हमको 1 लीटर गोल्ड का मास नहीं पता तो x मान लिया, लेकिन 1 लीटर वाटर का मास हमको दिया है क्वेश्चन में 1 kg, तो दूसरा रेशियो बन जाएगा x:1। ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ये आप देख सकते हो। हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। अगर 1 एकड़ लैंड में 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर आप डाल रहे हो तो ये अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा ही करना चाहिए, इससे क्रॉप्स वगैरह अच्छे ग्रो होते हैं। अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 फीट बाई 500 फीट। अब एक फार्मर को टोमेटोज ग्रो करने हैं एक प्लॉट पे, उसका डायमेंशन आपको दिया है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा। ऊपर भी जो 1 एकड़ हमको दिया है वो एरिया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा। ये जो 10 टन्स है ये क्या है, वेट है काउ मैन्योर का कि कितना काउ मैन्योर डालना है। हाउ मच मैन्योर शुड ही बाई, कितना मैन्योर उसको बाई करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हमको दी है, एक तो काउ मैन्योर का वेट, दूसरा लैंड का एरिया, और 2 सिचुएशन दी है। एक सिचुएशन में 1 एकड़ है लैंड का एरिया और दूसरे में डायमेंशन दिया है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी एरिया आ जाएगा। अब इस दूसरी वाली सिचुएशन में मैन्योर का जो अमाउंट है यानी उसका जो वेट है वो क्या होगा वो आपको निकालना है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हो जाएगी, 2 रेशियो बन जाएगा, एक अननोन है उसको हम x मान लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों केस में जो एरिया है उसकी यूनिट डिफरेंट है। ऊपर हमको एरिया एकड़ में दिया हुआ है और नीचे डायमेंशन हमको फिट में दिए हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमको स्क्वायर फीट में मिलेगी। और ये चीज़ आप जानते हो अगर रेशियो बनाना होता है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एकड़ को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन में आपने सीखा है कि 1 एकड़ इक्वल होता है 43,560 स्क्वायर फीट के। तो पहला रेशियो हमारा क्या बनेगा, देखो 2 क्वांटिटी है वेट और एरिया, तो चाहे आप वेट इस टू एरिया का रेशियो बना लो या फिर एरिया इस टू वेट का बना लो, किसका ज़्यादा सही रहेगा। आपको एक चीज़ मैंने बताई कि जो अननोन है ना, जो हमको फाइंड आउट करना है वो लास्ट में आ जाए तो ये सही रहता है, क्योंकि उसका रिलेशन हमने पढ़ा है। सेकंड और थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन में मैन्योर का जो वेट है वो हमको नहीं दिया, तो हम एरिया टू वेट का ही रेशियो बना लेंगे। इससे भी कर सकते हैं, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड टू काउ मैन्योर, ये क्या हो जाएगा, लैंड का एरिया 1 एकड़ है यानी 43,560 स्क्वायर फीट, और काउ मैन्योर कितना है 10 टन्स है। इस टन को आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो या ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पहली सिचुएशन के लिए हमने एरिया इस टू वेट का रेशियो बना लिया। अब दूसरी सिचुएशन में जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको डायमेंशन दिया है ना, लेंथ और ब्रेथ, एरिया तो डायरेक्ट दिया नहीं है। तो साइज ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ प्लॉट आप लिख सकते हो। तो लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1 लाख स्क्वायर फीट। लेट द काउ मैन्योर रिक्वायर्ड बी x kg। अब सेकेंड सिचुएशन में यानी उस प्लॉट पे जहाँ टोमेटोज ग्रो करने हैं वहाँ पर मैन्योर कितना हमको डालना होगा, मतलब उसके लिए कितना मैन्योर बाई करना होगा वो फाइंड आउट करना है। हमको नहीं पता ना, तो मान लेते हैं कि वो x kg है। अब चलिए प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बना लेते हैं। देन तब क्या होगा, पहला वाला रेशियो ये है 43560 इज टू 10, ये प्रोपोर्शनल होगा दूसरी वाले सिचुएशन के रेशियो के, क्योंकि अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए 1 एकड़ लैंड पे 10 टन काउ मैन्योर डालना चाहिए। अब जो फार्मर टोमेटो ग्रो करना चाहता है वो भी तो अच्छी फार्मिंग चाहेगा ना कि उसको क्रॉप्स अच्छे हों, तो वो भी उसी के प्रोपोर्शनल मैन्योर को डालना चाहेगा, इसीलिए प्रोपोर्शनल है। तो दूसरे केस में जो एरिया है अभी हमने निकाला है 1 लाख स्क्वायर फीट। अब दूसरी सिचुएशन में मैन्योर कितना डलेगा वो हमको नहीं मालूम, उसी को तो हमने x माना है, तो ये x आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 43560। अब यहाँ से ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, तो अब यहाँ पर 1 लाख को 4356 से डिवाइड करना होगा। तो रफ में आप डिवाइड कर सकते हो या इसको काट के और छोटा कर लो, यानी ये इस तरह से है। 1 लाख तो 4 से डिविजिबल है, 25,000 आ जाएगा। क्या ये 4 से डिविजिबल है, कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो हाँ ये डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 1089। अब इस 25,000 को 1089 से डिवाइड करके चेक कर लेना कि कितने टाइम्स जा रहा है।
बहुत ज़्यादा आपको आगे डेसिमल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डेसिमल के बाद 1 या 2 प्लेसेस तक आपने वैल्यू दिखा ली तो इनफ है। तो जब 25,1089 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स जाएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आप दिखा देना ये 22.9। या फिर आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर 5 भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22.95 आ गई। एक फाइनल लाइन आप लिख देना, हेंस द फार्मर शुड बाई 22.95 टन्स ऑफ काउ मैन्योर। तो इतना काउ मैन्योर उसको बाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ टैप टेक्स 15 सेकेंड्स टू फिल अ मग ऑफ वाटर। एक टैप है यानी एक नल है जो 15 सेकेंड में एक मग को पानी से भर देता है। द वॉल्यूम ऑफ मग इज 500 ml। उस मग का जो वॉल्यूम है वो आपको दिया है 500 ml। हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज 10 लीटर कैपेसिटी। अब ये बताओ, अगर उसी टैप से हम एक 10 लीटर की बकेट को फिल करें तो कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख सकते हो 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक तो टाइम, दूसरा वॉल्यूम। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में दोनों क्वांटिटीज हमको दे दी है। मग का वॉल्यूम दे दिया है 500 ml और उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 15 सेकेंड, ये हमको दे दिया है। दूसरी सिचुएशन में टाइम हमको नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, लेकिन जिस बकेट को फिल करना है उसका वॉल्यूम दे दिया है, दैट इज 10 लीटर। तो 2 सिचुएशन है, 2 रेशियोज बनेंगे और वो रेशियोज कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सेम टैप का यूज कर रहे हैं, वही वाला टैप है, मतलब उसी स्पीड से पानी भरेगा, तो सेम इफेक्ट चाहिए, तो मतलब रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। अब यहाँ पर पहले आप देखो, जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट डिफरेंट है। ऊपर हमको ml में दिया है, नीचे लीटर में दिया है। तो पहला काम हम लीटर को ml में यानी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। हमको यहाँ पर 10 लीटर दिया है तो 10 लीटर इक्वल हो जाएगा 10,000 ml के। अब दूसरे केस में हमको टाइम नहीं दिया है तो उसको हम x मान लेंगे। लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अ 10 लीटर बकेट बी x सेकेंड। 10 लीटर वाली बकेट को फिल करने में जो टाइम लगेगा उसको हम मान लेते हैं x सेकेंड्स। नाउ अब क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन आप बना लो। देखो हमको टाइम नहीं दिया ना, तो टाइम को हम लास्ट में रखेंगे। सेकेंड टर्म हमारा टाइम होगा, फर्स्ट टर्म हम वॉल्यूम के ले लेते हैं। तो पहली सिचुएशन में वॉल्यूम हमको दिया है 500 ml, मतलब रेशियो बना रहे ना तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 500 इज टू, पहली सिचुएशन में टाइम क्या है 15 सेकेंड्स, ये प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड सिचुएशन में वॉल्यूम है 10 लीटर जिसको हमने ml में कन्वर्ट किया तो आया 10,000 ml इज टू, टाइम कितना लगेगा नहीं मालूम, वही फाइंड आउट करना है, इसको हमने x मान लिया है। बस अब x के लिए सॉल्व कर लो इसको। सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। 15 मल्टीप्लाई बाई 10,000 अपॉन 500। 2 0 यहाँ से चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, 5 मज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। x क्या है, टाइम है जिसको हमने सेकेंड्स में माना है, तो मतलब ये x की वैल्यू आ रही है सेकेंड्स में। अब ये चीज़ आप जानते हो कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो 300 सेकेंड्स किसके इक्वल होगा, 300 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 0 0 चला गया, 6 5 ज़ा, यानी 5 मिनट इक्वल होगा 300 सेकेंड्स के। तो इसको आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अगर ना भी कन्वर्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर। बट अगर आंसर 60 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है तो 60 सेकेंड्स 1 मिनट के इक्वल होता है, तो हम फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम 5 मिनट्स भी लिख सकते हैं। बस एक फाइनल लाइन आप लिख देना, हेंस टाइम टेकन टू फिल 10 लीटर बकेट इज 300 सेकेंड्स और 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1 acre ऑफ लैंड कॉस्ट ₹15 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में आपको एरिया दिया है, कॉस्ट दी है। सेकेंड सिचुएशन में आपको एरिया दिया है, कॉस्ट बतानी है, यानी कॉस्ट हमको नहीं पता। तो अगेन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, एरिया और कॉस्ट, और 2 सिचुएशन है, तो 2 रेशियोज बनेंगे और ये दोनों रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों, क्योंकि दूसरी वाली क्वांटिटी का जो पूछ रहा है कॉस्ट, वो उसी सेम लैंड की ही पूछ रहा है कि उसी लैंड का अगर हम 2400 स्क्वायर फीट लें तो क्या कॉस्ट आएगी। तो सेम लैंड मतलब सेम इफेक्ट चाहिए, सेम इफेक्ट चाहिए मतलब रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। अब पहले आप यहाँ देखो कि फर्स्ट केस में आपको एरिया एकड़ में दिया है और सेकेंड केस में स्क्वायर फीट में दिया है। यूनिट सेम कर लेते हैं, तो 1 एकड़ इक्वल होता है 43,560 स्क्वायर फीट के। अब फर्स्ट सिचुएशन का हम रेशियो बना लेते हैं। तो ये बताओ, एरिया इज टू कॉस्ट का बनाएंगे रेशियो या फिर कॉस्ट इज टू एरिया का। हमको क्या नहीं दिया, तो भैया हमको सेकंड सिचुएशन में कॉस्ट नहीं दी है, तो जो नहीं दिया होता उसको हम लास्ट में रखते हैं। पहले भी रख सकते हैं लेकिन लास्ट से अपना रिलेशन मालूम है तो वहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट। रेशियो ऑफ एरिया टू कॉस्ट ऑफ लैंड, ये क्या होगा। पहले सिचुएशन में एरिया दिया है 1 एकड़, दैट इज 43,560 स्क्वायर फीट, इज टू
इसकी कॉस्ट क्या है, ₹15 लाख। अब दूसरी सिचुएशन में हमको कॉस्ट नहीं दी है तो उसको हम एक्स मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट एरिया बी ₹X। देन पहला रेशियो आप लिखो इज प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड रेशियो के अंदर एरिया हमको दिया हुआ है 2400, कॉस्ट हमने एक्स माना है तो बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट से डिवाइड कर लो। 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 2400 डिवाइडेड बाई 43560, यहाँ से एक ज़ीरो चला गया, इधर से एक ज़ीरो चला गया। अब इसको आप रफ में और छोटा करके सॉल्व कर लेना, मतलब ये हमारा 15 लाख है और ये 240 है, 1 लाख को आप किनारे कर दो, डिवाइडेड बाई 4356, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 1089 आ जाएगा और 4 6 24, 15 6 90 होता है तो 15 और 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। 1089 से डिविजिबल है तो 9 1 9, ये 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 121। तो बेसिकली 100 और लाख के 50 लगा दो, इसको 121 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 82,644.6 आएगी। बस एक ही डेसिमल तक रखना क्योंकि काफ़ी लंबा डिवीजन हो जाएगा ना। अब इसको भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लास्ट वाली डिजिट देख सकते हो 6 है, 5 से ज़्यादा है तो उससे पहली वाली डिजिट में 1 इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 82,645। अब एक फाइनल लाइन आप लिख देना, थोड़ा छोटी लाइन आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट हमको रिक्वायर्ड है वो क्या है, इज़ ₹82,645 अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रैक्टर कैन प्लॉ द सेम एरिया ऑफ फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। कह रहा है जैसे हमारे पास अगर एक फील्ड है उसमें हमको प्लॉइंग करवानी है, मतलब जुताई करवानी है, हल चलवाना है, तो अगर ये काम हम पेयर ऑफ ऑक्सन की हेल्प से करें और अगर यही काम हम मतलब उसी फील्ड में प्लॉइंग अगर हम ट्रैक्टर की हेल्प से करें तो ट्रैक्टर ऑक्सन से 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट उस फील्ड की प्लॉइंग कर देगा। द फार्मर वॉन्ट्स टू प्लॉ 20 एकड़ ऑफ फील्ड। अब फार्मर को 20 एकड़ फील्ड को प्लॉ कराना है। अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लॉ एन एकड़ ऑफ लैंड। अब 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में पेयर ऑफ ऑक्सन को 6 आवर्स का टाइम लगता है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉ द फील्ड। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में ऑक्सन को 6 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो आप ये बताओ जो फील्ड है जो कि 20 एकड़ की है उसको अगर ऑक्सन प्लॉ करे तो कितना टाइम लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, 1 एकड़ को प्लॉ करने में 6 आवर का टाइम लग रहा है और वो फील्ड जो कि 20 एकड़ की है उसको प्लॉ करने में कितना टाइम लगेगा। 1 में 6 आवर तो 20 में, ऑब्वियस सी बात है 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 120, मतलब 120 आवर्स लगेगा। और क्या बताना है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ इट डिसाइड्स टू यूज अ ट्रैक्टर इंस्टेड। अगर वो ट्रैक्टर का यूज करे तब कितना टाइम लगेगा। तो ट्रैक्टर की स्पीड तो हमको दी नहीं है कि भाई 1 एकड़ लैंड कितने टाइम में ट्रैक्टर की हेल्प से प्लॉ कर सकते हैं, ऑक्सन का दिया है तो कैसे करें। एक चीज़ और हमको दी है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, वो है ऑक्सन और ट्रैक्टर की प्लॉइंग की स्पीड, कि जो ट्रैक्टर है ना वो पेयर ऑफ ऑक्सन से 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। अब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमको टाइम की बात कर रहा है तो ये जो 4 टाइम्स है इसको टाइम के सेंस में हम कैसे अंडरस्टैंड करें। मतलब ट्रैक्टर इज टू ऑक्सन के टाइम का अगर हम रेशियो लिखें तो वो क्या होगा, क्या ये रेशियो 4:1 होगा या फिर 1:4 होगा। 4 टाइम्स का मतलब क्या कि अगर एक को 1 घंटा लग रहा है तो दूसरे को 4 आवर्स लगेगा, तभी टाइम का रेशियो 1:4 या 4:1 बनेगा। लेकिन किसको 1 आवर लगेगा, किसको 4 आवर लगेगा, ये आप बताओ। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ट्रैक्टर फास्ट है ना तो ट्रैक्टर को कम टाइम लगेगा। तो अगर हम ट्रैक्टर इज टू ऑक्सन के टाइम का रेशियो बनाएं तो ट्रैक्टर को कम टाइम लगेगा, मतलब ये बनेगा 1:4 कि भैया अगर ट्रैक्टर को 1 घंटा लग रहा है किसी फील्ड को प्लॉ करने में तो उसी फील्ड को अगर आप ऑक्सन की हेल्प से प्लॉ कराओगे तो आपको 4 घंटा लगेगा। मतलब ट्रैक्टर ऑक्सन से 4 टाइम्स फास्ट है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ ऑक्सन है वो ट्रैक्टर के कंपैरिजन में 4 टाइम्स स्लो है। तो यहाँ पर हमको ट्रैक्टर और ऑक्सन के प्लॉ करने के टाइम का रेशियो हमको मिल गया कि अगर ट्रैक्टर को 1 घंटा लग रहा है तो ऑक्सन को 4 आवर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेंगे, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू प्लॉ बाई ट्रैक्टर एंड ऑक्सन, यानी ट्रैक्टर इज टू ऑक्सन का रेशियो हमको बनाना है। तो ट्रैक्टर को लग रहा है भैया 1 घंटा तो ऑक्सन को लगेगा 4 आवर, क्योंकि ट्रैक्टर 4 टाइम्स फास्टर है तो रेशियो बनेगा 1:4। टाइम टेकन बाई अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉ 1 एकड़। 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में पेयर ऑफ ऑक्सन को कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन में हमको दी है कि पेयर ऑफ ऑक्सन को 6 आवर्स लगेगा टू प्लॉ एन एकड़। एन एकड़ मतलब 1 एकड़, तो 1 एकड़ की ही तो बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 आवर्स।
हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉ द फील्ड। अब फील्ड को प्लॉ करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम पेयर ऑफ ऑक्सन का यूज़ करें, और फील्ड है 20 एकड़, मतलब 20 एकड़ को प्लॉ करने में कितना टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट लाइन आप लिख देना, टाइम टेकन बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉ 20 एकड़ ऑफ लैंड। तो 1 एकड़ का 6 आवर्स, तो 20 एकड़ का 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 120 आवर्स। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं सोचना। 1 एकड़ का दिया हुआ है टाइम, 20 एकड़ का बताना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में हमको ये भी पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर वो डिसाइड करे कि ट्रैक्टर का हम यूज़ करेंगे, मतलब वही जो 20 एकड़ की फील्ड है उसको ट्रैक्टर की हेल्प से अगर हम प्लॉ करना चाहें तब कितना टाइम लगेगा। अब ट्रैक्टर के केस में तो हमको टाइम दिया नहीं हुआ है कि भाई 1 एकड़ जो लैंड है उसको प्लॉ करने में ट्रैक्टर को कितना टाइम लगता है, तो फिर उसके लिए हम इसी रेशियो का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा, फिर वहाँ से 20 एकड़ का आ जाएगा। तो आप लिख देना, लेट द टाइम टेकन बाय अ ट्रैक्टर टू प्लॉ 1 एकड़। 1 एकड़ प्लॉ करने में ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं x आवर्स। नाउ अब क्या हो जाएगा, रेशियो क्या बनेगा। देखो पहली सिचुएशन में ट्रैक्टर और ऑक्सन के टाइम का रेशियो दिया है 1:4, तो वो लिख लेते हैं 1:4 इज प्रोपोर्शनल टू। दूसरा रेशियो कैसे बनेगा कि 1 एकड़ लैंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ट्रैक्टर को कितना टाइम लग रहा है, ऑक्सन को कितना टाइम लग रहा है। तो ट्रैक्टर को कितना टाइम लग रहा है ये हमको नहीं पता, उसको हमने x मान लिया है, इज टू ऑक्सन को कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो x लास्ट में तो है नहीं। अगर लास्ट में होता तो सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा। मतलब 1:4 को हम 1/4 लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल है मतलब ये फ्रैक्शन इक्वल होगा x/6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 6/4, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 विच इज़ 1.5। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 6/4 विच इज़ 6/4, ये हो जाएगा 3/2 विच इज़ 1.5 आवर्स। तो 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1.5, यानी 1.5 आवर्स लगेगा। तो 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में ट्रैक्टर को 1.5 आवर्स लग रहा है, तो ये बताओ 20 एकड़ फील्ड को प्लॉ करने में कितना टाइम लगेगा। 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम टेकन बाय ट्रैक्टर टू प्लॉ 20 एकड़ ऑफ लैंड, ये क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20, 15 2 30, तो ये आ जाएगा 30 आवर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया था कि अगर किसी एरिया ऑफ फील्ड को हम पेयर ऑफ ऑक्सन से प्लॉ करवाएं और उसी सेम एरिया ऑफ फील्ड को अगर हम ट्रैक्टर से प्लॉ करवाएं तो ट्रैक्टर 4 टाइम्स फास्टर प्लॉइंग कर देगा। मतलब ट्रैक्टर की स्पीड ऑक्सन की स्पीड के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्लॉइंग करेगा तो कम टाइम में कर लेगा। तो अगर किसी फील्ड को ट्रैक्टर 1 घंटे में प्लॉ कर रही है तो उसी फील्ड को प्लॉ करने में ऑक्सन को 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज उसको 4 आवर्स लगेगा। तो रेशियो ऑफ टाइम हमारा क्या आ गया, ट्रैक्टर और ऑक्सन का 1:4। मतलब ट्रैक्टर को अगर 1 घंटा लग रहा है तो ऑक्सन को 4 आवर्स लगेगा। हमको क्वेश्चन में दिया था कि 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में पेयर ऑफ ऑक्सन कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि उसी पेयर ऑफ ऑक्सन को कितना टाइम लगेगा 20 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में। तो 1 एकड़ का 6 आवर्स, तो 20 एकड़ का 20 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 120। ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था। प्रॉब्लम थी अगर उसी 20 एकड़ लैंड को हम ट्रैक्टर से प्लॉ करें तब कितना टाइम लगेगा। तो ट्रैक्टर का तो हमको टाइम दिया नहीं था कि 1 एकड़ फील्ड को ट्रैक्टर कितने टाइम में प्लॉ कर रही है, तो हमने यही रेशियो का यूज़ किया कि ट्रैक्टर और ऑक्सन के टाइम का जो रेशियो है वो 1:4 है। तो टाइम का एक रेशियो हमको 1:4 यहाँ से मिल गया। दूसरा हमने 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में जो टाइम लग रहा है वहाँ से एक टाइम का रेशियो बना लिया। तो ऑक्सन का हमको 6 आवर्स दिया था, ट्रैक्टर 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में कितना टाइम लगाएगी हमको नहीं पता था, तो हमने उसको x मान लिया। बस दोनों ही टाइम के रेशियो हैं, दोनों प्रोपोर्शनल कर दिया हमने। फिर यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, यानी 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने में ट्रैक्टर कितना टाइम लगाएगा। तो 20 एकड़ के लिए 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 30 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द 10 रुपी कॉइन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कॉल्ड क्यूप्रोनिकल। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, यानी उनका मिक्सचर बनाया जाता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाता है, तो उसी को हम एलॉय कहते हैं। तो एक एलॉय है क्यूप्रोनिकल, वो कॉपर और निकल को मिक्स करने से बनता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 10 रुपी कॉइन है, यानी 10 रुपये का जो सिक्का है, वो जिस मटेरियल से बना है उसका नाम है क्यूप्रोनिकल।
जो कि कॉपर और निकल का मिक्सचर है। यानी 10 रुपी कॉइन बनाने के लिए कॉपर और निकल को मिक्स किया जाता है। कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन 3:1 रेशियो टू गेट दिस अलॉय। अब कॉपर और निकल को किस रेशियो में मिक्स किया जाता है वो भी आपको दिया है, 3:1। द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम्स। अब कॉइन का मास भी आपको दे दिया है 7.74 ग्राम्स। इफ कॉस्ट ऑफ कॉपर इज ₹906 पर kg and cost of nickel is ₹1341 per kg, what is the cost of these metals in a 10 rupee coin? अब कॉपर और निकल के पर केजी की कॉस्ट आपको दे दी है कि 1 kg कॉपर की कॉस्ट क्या है, 1 kg निकल की कॉस्ट क्या है। आपको ये बताना है कि 10 रुपी कॉइन के अंदर ये जो मेटल्स यानी कॉपर और निकल, इनकी क्या कॉस्ट है। मतलब 10 रुपी कॉइन के अंदर जितना कॉपर और निकल को मिक्स किया गया है उनकी अलग अलग कॉस्ट क्या आएगी। अब इसका आंसर देने के लिए हमको पहले ये तो पता चले कि 10 रुपी कॉइन के अंदर एक्चुअली कॉपर और निकल है कितना। कॉइन का मास तो आपको दे दिया 7.74 ग्राम्स, लेकिन उस 10 रुपी कॉइन के अंदर कॉपर का क्या मास है, निकल का क्या मास है, ये तो पता चले। हमको कॉपर और निकल की क्वांटिटी नहीं दी है, उनका रेशियो दिया हुआ है। और रेशियो क्वांटिटी नहीं होता, रेशियो दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है कि अगर मान लो कॉपर 3 ग्राम है तो निकल 1 ग्राम है, अगर कॉपर 6 ग्राम है तो निकल 2 ग्राम है। इनका आपस का रिलेशन बताएगा। लेकिन एक्चुअली 10 रुपी कॉइन के अंदर कितना ग्राम कॉपर है, कितना ग्राम निकल है, ये हमको नहीं पता। तो ये चीज़ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले आप ये देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या बननी है, क्योंकि जब सिचुएशन को आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस रिलेशन या किस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बननी है कि 10 रुपी का जो कॉइन है इसको बनाने के लिए कॉपर और निकल को मिक्स कर रहे हैं। कुछ याद है, 2 क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं और एक नई क्वांटिटी हमको मिल रही है। यानी कॉपर और निकल को मिक्स कर रहे हैं तो हमको क्यूप्रो निकल मिल रहा है जो कि एक अलॉय है, उसी से 10 रुपी का कॉइन बना हुआ है। तो ये वैसी ही सिचुएशन नहीं बन गई कि अगर कोई चीज़ हमको दी है उसकी क्वांटिटी x है, उसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करें और उनका रेशियो हमको दिया हो m/n, या फिर 2 चीज़ों को मिक्स करके एक तीसरी चीज़ बननी हो और वो चीज़ जो बन रही है उसकी क्वांटिटी x है और जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं वो m/n के रेशियो में है। तो किस रिलेशन का हम यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले x/m+n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको एक बार m से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिन 2 चीज़ का मिक्सचर ये है उनकी अलग अलग क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। यहाँ भी तो हमको यही चाहिए कि कॉपर और निकल जो हम मिक्स कर रहे हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी क्या है। टोटल मिला के जो कॉइन बना उसका मास तो हमको पता है, लेकिन अलग अलग इनका मास नहीं पता। तो बस इसी रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। टोटल क्वांटिटी कॉइन की यानी जो मास है कॉइन का वो हमको दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू हमको ये दी हुई है। रेशियो हमको दिया है 3:1, यानी m हो गया 3, n हो गया 1। बस यहाँ से कॉपर और निकल की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देना रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल। कॉपर और निकल का रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया है 3:1 एंड मास ऑफ कॉइन, कॉइन का मास हमको दिया है यानी 7.74। तो 3 क्या है, m है, 1 क्या है, n है। कॉपर और निकल को मिक्स करके हमारा कॉइन बन रहा है, तो ये 7.74 ग्राम क्या है, ये x की वैल्यू है। तो वेट ऑफ कॉपर, या फिर आप वेट ना लिखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मास ना, तो मास ही लिखो। एक्चुअली मास ही होता है ग्राम और केजी में, ये तो कॉमन लैंग्वेज में हम इसको वेट भी कह देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वेट लिखा होता तो उस तरह से करते, लेकिन क्वेश्चन में हमको मास के टर्म से बात कर रहा है जो कि करेक्ट वे है, तो मास ही लिखेंगे। हाँ, तो मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, देखो रेशियो में पहला टर्म क्या है कॉपर, तो मतलब जो 3 है वो कॉपर की वैल्यू है। तो कॉपर का निकाल रहे हैं मास, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x जो कि है 7.74 डिवाइडेड बाई रेशियो के दोनों टर्म का सम दैट इज 3+1। अब पहले इस क्वांटिटी की आप वैल्यू निकाल लेना, यानी 7.74 को 3+1 दैट इज 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि यही क्वांटिटी मास ऑफ निकल में भी आएगी। फिर जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7.74 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.935। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5.805 ग्राम्स। अब इसी तरह से मास ऑफ निकल भी आप निकाल लो, तो निकल 1 पार्ट है, मल्टीप्लाई बाई 7.74 अपॉन 3+1, तो यहाँ से आ जाएगा 1.935 ग्राम्स। तो अब 10 रुपी कॉइन के अंदर कॉपर और निकल की जो क्वांटिटी है यानी उनका जो मास है वो हमको पता चल गया कि कॉपर इतना ग्राम है, निकल इतना ग्राम है। अब इनकी कॉस्ट क्या है ये हमको निकालना है। हमको 1 kg कॉपर और निकल की कॉस्ट दी है, तो वहाँ से 1 ग्राम की कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर जितना ग्राम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कॉपर है 5.805 ग्राम तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, निकल 35 ग्राम तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। अब क्वेश्चन में हमको 1 kg कॉपर की कॉस्ट दी है,
1 kg यानी 1000 ग्राम। कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम कॉपर क्या है? ₹906। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम कॉपर क्या होगा? अगर दोनों साइड हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 1000 चला जाएगा तो 1 ग्राम बचेगा। मतलब इधर आ जाएगा ₹906 अपॉन 1000। ये तो 1 ग्राम कॉपर की कॉस्ट हो गई। 10 रुपी कॉइन के अंदर कितना ग्राम कॉपर है ये हमने निकाल लिया, 5.805 ग्राम। कॉस्ट ऑफ 5.805 ग्राम कॉपर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम कॉपर की कॉस्ट है 906 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 5.805 कर देंगे तो इतने ग्राम कॉपर की कॉस्ट हमको पता चल जाएगी। बस इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखा दूं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। आप जानते हो डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने जीरो होते हैं जितना डेसिमल के राइट में डिजिट्स हैं। तो 5805 अपॉन, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1 के साथ 3 जीरो आ जाएगा। बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 5259,330 अपॉन 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का 3 जीरो और दूसरे वाले 1000 का 3 जीरो। यहाँ से एक जीरो चला गया, यहाँ से एक जीरो चला गया। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ 5 जीरो है तो इसको अगर हम हटाएंगे तो राइट से 5 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो जाएगा, कॉस्ट है ना तो ये होगा रुपीज़ में, ₹5.259। बस 3 ही डेसिमल तक आप रखो, चाहो तो 2 ही डेसिमल तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 डेसिमल तक रखोगे तो ये वाला आपको हटाना पड़ेगा। देख सकते हो ये वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उस केस में जब इसको हटाएंगे तो इसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो कॉपर की कॉस्ट आ गई ₹5.26। अब इसी तरह से क्वेश्चन में 1 kg यानी 1000 ग्राम निकल की कॉस्ट दी है ₹1341। तो 1 ग्राम निकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? ₹1341 अपॉन 1000। अब 10 रुपी कॉइन के अंदर कितना निकल का मास आया था? ये देखो 1 तो इतने ग्राम निकल की कॉस्ट क्या होगी ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1.935 ग्राम ऑफ निकल, ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम की कॉस्ट ये है मल्टीप्लाई बाय 1.935। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो यहाँ से कॉस्ट निकल के आएगी ₹2.59। तो 10 रुपी कॉइन में 5.805 ग्राम कॉपर होता है जिसकी कॉस्ट होती है ₹5.26। इसी तरह से उसमें 1.935 ग्राम निकल होता है जिसकी कॉस्ट होती है ₹2.59। तो इन्हीं 2 मेटल की कॉस्ट हमको बतानी थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 8, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर पार्ट 2 वाली बुक की वीडियोज़ आएंगी।